इवनिंग आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 293 सीआरपीसी का। तो सेक्शन 293 जैसा कि आप लोग जानते हैं बात करता है रिपोर्ट ऑफ सर्टन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। तो हम लोगों ने बात किया है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स इन सेक्शन 45, और जो यहाँ पे सेक्शन 293 है वो बात करता है रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। तो पहले हम लोग 293 देख लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 45 के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। Any document purporting to be a report under the hand of the government scientific expert to whom this section applies upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report in the course of proceeding under this code may be used as an evidence in any inquiry, trial or other proceedings under this code. That makes it pretty clear कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया है इन कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बोलता है कि जो भी वो एग्जामिनेशन करके आएगा वो कोर्ट में मान्य होगा। सेकेंड बोलता है कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट समन एग्जामिन एनी सच पर्सन एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट। तो जो भी वो सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देखिएगा, अपॉन एनी मैटर और थिंग ड्यूली सबमिटेड फॉर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इन द कोर्स अंडर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड मे बी यूज्ड एज एविडेंस। तो मतलब कि जो भी यहाँ पे इसने लिख दिया, जो भी रिपोर्ट में लिख दिया, उसको हम लोग एविडेंस के यूज में यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड में बोलता है इफ इट थिंक फिट समन एंड एग्जामिन सच एक्सपर्ट, मतलब कि जो भी रिपोर्ट कोर्ट को मिला दैट इट सेल्फ इज एन एविडेंस। अगर उसको कोर्ट को बुलाना है किसी को समन के द्वारा तो वो बुला सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने दे दिया वो यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट साइंटिफिक रिपोर्ट जो आ गया उसके पास वो मान्य है। सेकेंडली, अगर कोर्ट को लगता है कि उसको बुलाना चाहिए तो वो उसको समन कर सकता है, समन करके उसको बुला सकता है कोर्ट में और उसको फिर सवाल जवाब पूछ सकता है। थर्ड बोलता है वेर एनी सच एक्सपर्ट इज समन्ड बाय अ कोर्ट ही इज अनेबल टू अटेंड पर्सनली ही मे, unless the court has expressly directed him to appear personally, depute any responsible officer working with him to attend the court if such officer is conversant with the facts of the case and can satisfactorily dispose in the court on his behalf। तो ये भी काफ़ी क्लियर है कि अगर कोई सीनियर जो भी है जिसने वो रिपोर्ट तैयार किया है, रिपोर्ट पर साइन किया है और वो पर्सनली नहीं आ सकता है, तो कोई भी उसके जूनियर को उसको वो अपॉइंट कर सकता है जो कि इस केस के बारे में जानता है, वो जाके कोर्ट को इसके बारे में जानकारी दे सकता है अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली उसको आने के लिए नहीं कहा है। अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि स्पेसिफिकली कि इस केस में आप ही को आना है जिसने रिपोर्ट बनाया है, तब उसको आना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो जो साइंटिफिक नॉलेज वाला बंदा होगा, जो उसका जूनियर होगा, वो भी उसके बदले में जाके उसके बिहाफ पे अपियर हो सकता है। अब यहाँ पे बोलता है सेक्शन अप्लाइज टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। अब ये कौन से गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे वो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। एनी केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, डायरेक्टर ऑफ फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी और स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी, द सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, एनी अदर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट स्पेसिफाइड बाई नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। तो अगर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट अगर कोई डेजिग्नेटेड बैलिस्टिक एक्सपर्ट होगा तो वो वहाँ पे अपियर हो सकता है विदाउट, और वो साइन करके भेज सकता है जिसका जो भी रिपोर्ट होगा वो मान्य होगा एज अ एविडेंस। तो सेक्शन 293 में जो भी रिपोर्ट ये गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट ने भेज दिया कोर्ट में, वो कोर्ट में एविडेंस की तरह मान्य होगा। लेकिन सेक्शन 45 जो कि हम लोग बात करते हैं ओपिनियन एक्सपर्ट,
एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसा भी आप बोले उसको, वहाँ पे ये एक ओपिनियन है। और वहाँ पे जो भी लोग अपीयर होते हैं वो सिर्फ रिपोर्ट के द्वारा वो एविडेंस मान्य नहीं होता है। वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है वो एज अ विटनेस अप्लाई करते हैं और एज अ विटनेस अपीयर होते हैं। विटनेस अपीयर होते हैं कोर्ट में, बकायदा उनका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। मान के चलिए प्रोसिक्यूशन एक केस लेके आया जिसमें एक बैलिस्टिक रिपोर्ट मिला है, लेकिन जो बैलिस्टिक रिपोर्ट जो भी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी से आया है वहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिंगरप्रिंट या फिर केमिकल एग्जामिनर एक्सप्लोसिव का है, लेकिन कोई बैलिस्टिक्स का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और मान के चलते हैं हम लोग कि एनी अदर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट है। तो उसने रिपोर्ट भेजा। अब वो रिपोर्ट सिर्फ साइन किया हुआ एविडेंस के तौर पे कोर्ट में मान्य नहीं होगा अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर वो गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होता तो 293 में एविडेंस बन जाता, लेकिन अभी 45 के अंदर वो एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। तो अभी क्या है, वो सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन का क्या है, रिपोर्ट है। नाउ प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जमा कर दिया चार्जशीट के साथ, और चूंकि वो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वो माना गया है, तो उसमें क्या होगा कि विटनेस के तौर पर उसको अपीयर करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। और अगर वो अपीयर नहीं करता है सेक्शन 45 के अंदर कोर्ट के अंदर, तो वो जो साइन किया हुआ रिपोर्ट है वो मान्य नहीं होगा। वो रिपोर्ट मान्य तभी होगा जब वो आदमी जिसने भी रिपोर्ट बनाया है वो कोर्ट के सामने डिपोज करता है, कोर्ट में डिपोज करके एग्जामिनेशन इन चीफ देता है कि हाँ इस रिपोर्ट में मैंने ऐसे लिखा ऐसे लिखा, ये किया वो किया, उसने लिख दिया। उसके बाद अदर पार्टी जो होगा वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, कर क्या सकता है, करेगा ही। और क्रॉस एग्जामिन हुआ उसका, हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए उसको री एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। नाउ देयर इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस जो है सेक्शन 293 का और सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो यही है। सेक्शन 293 में जो भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट होंगे वो अपना रिपोर्ट अगर साइन करके भेज देते हैं, और ये इन पर्टिकुलर चीज़ों में अगर अप्लाई करते हैं, ये लोग हैं जो हैं जिनको गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट माना गया है, अगर उन्होंने अपना रिपोर्ट में साइन करके भेज दिया तो वो कोर्ट में एज एविडेंस इन इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड में मान्य होगा। और ये मान्य होगा सिर्फ उनके सिग्नेचर से, नो क्वेश्चन आस्क्ड। लेकिन अगर सामने वाला इससे कुछ भी, मान के चलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम दिखाता है कि रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, हम उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हैं, तब जाके कोर्ट उसको समन करेगा एग्जामिन करने के लिए। नहीं तो कोई भी उसको समन करना या एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेक्शन 45 में उसको समन ही नहीं करना है, उसको कोर्ट में विटनेस की तरह लाना है, और कोर्ट में विटनेस की तरह ला के उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ लेना है, तभी जाके उसने जो बोला है वो मान्य होगा। तो सेक्शन 293 सीआरपीसी का प्रोविज़न है और वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोविज़न है। दोनों ही प्रोसीजरल लॉज है और दोनों प्रोसीजरल लॉज एप्लीकेबल होते हैं हर क्रिमिनल प्रोसीजर्स में। तो हम लोग सीआरपीसी में और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन का प्रोविज़न नहीं देखते हैं, लेकिन हमने काफ़ी प्रोविज़न देखा हुआ है सेक्शन 45 से लेके 51 तक, जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स का बात करता है। लेकिन दोनों ही केसेस में जो भी गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं या ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। कोर्ट आखिरकार ये फैसला दे सकता है जो भी इसने बताया है, जिसने रिपोर्ट में सेक्शन 293 में भी जो रिपोर्ट आया है, सेक्शन 45 में भी जिस बंदे ने आके जो बोला है वो
बाइंडिंग नहीं होता है कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोर्ट मान सकता है, नहीं मान सकता है, उसका परसुएसिव वैल्यू ले सकता है, या ऑल टुगेदर उसको डिस्कार्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सेक्शन 293 और उसका यूज़, और यहाँ पे सेक्शन 45 के साथ उसका क्या क्यों अलग से दिया गया है सेक्शन 45, ये भी दिखा। थैंक यू।